हेलो बच्चों, जैसा कि अपन ने लास्ट 2 क्लास में अपन देखा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप का, पीरियड का, इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन देखा था। आज अपन जो देखने जा रहे हैं, जो भी अपन ने ग्रुप के बारे में बताया था लास्ट क्लास में तुम्हें कि ग्रुप जो है कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं। इसके अलावा हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है। तो या तो तुम्हें वो क्या दे रखा होता है, एटॉमिक नंबर, या हमें दे रखा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर दे रखा हो, तो एटॉमिक नंबर दे रखा हो जैसे 90 से 103 वाले जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। 58 से 71 होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड्स। तो ये जो एक्टिनोइड्स हैं, एक्टिनोइड में कोई भी एलिमेंट कहीं से भी उठा के आपको पूछ लिया जाए तो सभी का ग्रुप नंबर ऑलवेज कौन सा होगा, थर्ड बी। पीरियड ऑलवेज कौन सा होगा, पीरियड ऑलवेज कौन सा होगा, एक्टिनोइड का 7। और ऑलवेज ये एलिमेंट लेंथेनोइड हो चाहे एक्टिनोइड हो, किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के। किसके, एफ ब्लॉक के। अगर यहीं से मैं बात करूं, अगर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो एक्टिनोइड का तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आ रहा है 7s2, लास्ट में आउटर 7s2 आ रहा है, 5f 1 से 14 आ रहा है, और 6d 0 या 1 आ रहा है, तो अगर ये इनका है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, दैट मीन्स वो एलिमेंट है एक्टिनोइड्स में। दैट मीन्स वो एलिमेंट है एफ ब्लॉक का। कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का। और उसका पीरियड कौन सा है, 7। तो कौन सा है, 7। और अगर आपको एटॉमिक नंबर 58 टू 71 मिल रहा है तो वो एलिमेंट कौन से है, लेंथेनॉइड्स। कौन से, लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 7s की जगह क्या कर दो, 6s2। एफ की जगह क्या कर दो, 5f की जगह 4f सीरीज बोलते हैं उसको। 4f सीरीज में 4f 1 से 14, एंड 6d क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। यहाँ पे 6d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d। 5d हो जाएगा। तो अगर ये आपको आउटर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर देखो क्या है, हाईएस्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर 6। तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है वही उसका क्या होता है, आउटर सेल, वही उसका होता है पीरियड। तो पीरियड कौन सा होगा, लेंथ नोड का 6। ब्लॉक तो कौन सा, एफ है ही। और ग्रुप कौन सा होगा, ऑलवेज, चाहे लेंथनोड हो चाहे एक्टिनोड हो, ग्रुप ऑलवेज कौन सा होगा, थर्ड बी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एटॉमिक नंबर आपको दे रखा हो तो। इसके अलावा कई बार आपको अगर एटॉमिक नंबर ये दे रखा हो 104 से 118, तो 104 से 118 में आपको जानना है, 100 वाले आपको कोई भी मिल जाए, 100 वाले वो हमेशा कौन से होंगे, सेवंथ पीरियड। मतलब कोई भी, मतलब 118 तक, 118 तक जो है, 104 मान लो, 103 मान लो, 100 के बाद जो भी है वो आपको मिलेंगे सेवंथ पीरियड में, 118 तक। और अगर ग्रुप बोले तो ग्रुप में ध्यान रखना है लास्ट 2 डिजिट, जैसे अगर किसी में पीछे 18 आ रहा है तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा, 18। पीरियड हो गया 7। अब ब्लॉक बताना है तो ब्लॉक आपको पता ही है, जैसे अभी मैं बोल दूं कि 110, तो लास्ट में 10 आ रहा है, 10 ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में। तो ये ध्यान रखना तुम्हें। पीरियोडिक में फर्स्ट 2 ग्रुप जो होते हैं वो आते हैं एस ब्लॉक में, थर्ड से 12 आते हैं डी ब्लॉक में, और 13 से 18 किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। कोई भी अगर एलिमेंट है 100 अगर 15 का भी है तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया, 15, मतलब ग्रुप नंबर क्या हो गया, 15। 15 है मतलब किसमें आएगा, पी ब्लॉक में। और 100 वाले सारे जो होते हैं उनका पीरियड नंबर क्या होता है, 7। तो ये आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। कई बार एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये भी कि आपको एटॉमिक नंबर, मान लो एग्जाम में 58 टू 71 भी, 58 टू 71 भी नहीं दे रखा, 90 से 103 भी ना आए, जैसी अपनी किस्मत है उस अकॉर्डिंग। और अगर मान लो हमें इस अकॉर्डिंग भी ये भी नहीं दे रखा 104 से 118, इनके अलावा कोई हमें दे रखा हो, जैसे मान लो बोल दे, रैंडमली बोल दे 76 बोल दे, तो अगर हमें इनके अलावा कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो हमें एटॉमिक नंबर माइनस क्या करना होगा, इनर्ट गैस। अब दिमाग में से इनर्ट गैस कौन सी, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से पहले वाली इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर से पहले वाली इनर्ट गैस। अब कई बार
इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, मान लो आपको एटॉमिक नंबर दे रखा हो 30 दे दिया मान लो। अब 30 से पहले इनर्ट गैस कौन सा आता है? आर्गन। आर्गन का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कम से कम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 10, आर्गन का कितना होता है? 18, क्रिप्टन का कितना होता है? 36, जीनोन का कितना होता है? 54। जैसे अभी मैं भी भूल गया था, तो भूलने के चांसेस रहते हैं, तो याद रखना अपने को। जीनोन के बाद में भी आता है रेडॉन, रेडॉन आता है 86 पे, और उसके नीचे आता है ऑग्नेशन, वो आता है 118 पे। तो जो भी इनर्ट गैस है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला अभी 30, 30 से पहले इनर्ट गैस आता है 18 पे, तो यहाँ गैप कितना है? 12। दैट मीन्स इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 12। और देख भी लेना पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ये एलिमेंट जिंक, जिंक कौन सा ग्रुप में आता है? 12। कोई भी एलिमेंट हो उसमें लग जाता है, बस ध्यान रखना वो कहाँ नहीं आना चाहिए। अगर उनका एटॉमिक नंबर 72 से 86 के बीच में हो, 72 से 86, तो फिर ध्यान रखना 72 से 86 के बीच में हो तो ये लग तो जाएगा, लेकिन वहां पे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 14 और लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 72 से पहले कुछ एलिमेंट आते हैं जिनको अपन बोलते हैं लैंथेनॉइड, और वो सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में होते हैं, थर्ड ग्रुप में। इस कारण से वहां पे फॉर्मूला लगता तो है, लेकिन आपके आंसर में और रियल आंसर में 14 का डिफरेंस हो जाएगा लेंथेनॉइड की वजह से। इसलिए वहां आप ये कर सकते हो, अगर एटॉमिक नंबर आपको ये दे रखा हो तो आपका एटॉमिक नंबर माइनस आप कर देना 68। 68 क्यों आया? क्योंकि वही बात है, एटॉमिक नंबर से पहले जो इनर्ट गैस है वो है जीनॉन। कौन है? जीनॉन। जैसे अगर मैं बात भी करता हूँ, मान लो मेरे को बोल दिया 78 ही बोल दिया, तो 78 से पहले इनर्ट गैस आ गया, इनर्ट गैस कौन आ गया? जीनॉन। तो जीनॉन का नंबर कितना? 54। तो ये आंसर है 78 में से 54 आया, 24। अब इस 24 में से भी आपको 14 लेस करने पड़ेंगे, तब आपका आंसर आएगा 10। तो 10th ग्रुप में आता है ये एलिमेंट, 78 नंबर का एलिमेंट आता है प्लेटिनम। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर दे रखा हो, एटॉमिक नंबर में से क्या कर दो? प्रीवियस इनर्ट गैस। तो प्रीवियस इनर्ट गैस जैसे यहाँ पे आर्गन था, दिमाग में सर कहाँ नहीं लगेगा? कहाँ नहीं लगेगा? लगेगा यहाँ पे नहीं। 72 से 86 के बीच में अगर आप करोगे तो आंसर तो आएगा, बट आंसर आपका रियल आंसर से 14 आपके तो है ज्यादा आ जाएगा। तो उनको कम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये 14 एलिमेंट एक ही एलिमेंट के ऊपर मिलते हैं, तो उन सभी का ग्रुप भी एक ही होता है, थर्ड ग्रुप, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड। इसलिए हमें वहां पे या तो डायरेक्ट लगा दो क्या? एटॉमिक नंबर -68। जैसे मेरे पास एटॉमिक नंबर था 78, 78 -68 10, और मैंने ऐसे भी कर दिया बेटा। ओके, नेक्स्ट ये बात थी, ठीक है। नेक्स्ट आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि आपको कई बार मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था जाते थे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। उसमें उसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या होता है? पीरियड नंबर। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होता है, S1 आए तो फर्स्ट ग्रुप, S2 आए तो सेकंड। अगर अब एस ब्लॉक के बाद में बीच में कौन? डी। डी में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? डी में, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी में भी आपको ध्यान रखना है, डी में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर निकालना है तो क्या करोगे आप? जो भी डी के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कॉपर है तो कॉपर में लास्ट में आता है 4s1 3d10, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, डी ब्लॉक। ग्रुप निकालना है, एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप हो जाएगा। 1 + 10 क्या हो जाएगा? 11। कोई भी एलिमेंट मान लो, कोई जरूरी नहीं ये आपको पसंद, अगर मान लो आयरन पसंद है तो आयरन का लास्ट में आता है 4s2 3d6, तो 2 + 6 कितना आ जाएगा? 8। ये डी ब्लॉक में रहना है। डी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर के लिए एस के इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाला एस, उसके पास वाला डी, उन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। पीरियड, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट हाईएस्ट आपको क्या देखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4,
तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है आयरन का। okay? ये है डी ब्लॉक के लिए। अगर आपको बोला जाए पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग, तो पी ब्लॉक में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर दे रखा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में आएगा तो पी ब्लॉक नाइट्रोजन होता है, 1s2 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पी में, पी ब्लॉक। ग्रुप निकालना है तो 12 प्लस क्या कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। पी में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15। ओके, ये आप पी ब्लॉक में कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट के लिए कर सकते हो पी ब्लॉक में कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसमें लास्ट में आएगा 3p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, पी ब्लॉक है, p5 आ रहा है, तो 12 प्लस 5 17। तो ये हमें ध्यान रखना है बहुत आराम से। पी ब्लॉक में हो तो 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, डी में हो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी होगा तो डी ब्लॉक, एस और डी के ऐड कर दो। एस में 2 ही ग्रुप होता है, और एफ ब्लॉक तो हमेशा ही जाना, एफ ब्लॉक में तुम्हें सोचना एफ ब्लॉक का हमेशा ही ग्रुप कौन सा होगा, 3rd पीरियड, 2 ही पीरियड है, 6th पीरियड और 7th पीरियड। लेंथेनॉइड सीरीज हो, लेंथेनॉइड सीरीज 58 to 71, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही लेंथेनॉइड सीरीज आएगा 6th पीरियड में, और एक्टिनॉइड सीरीज किसमें आएगा 7th पीरियड। नेक्स्ट अपन अगर बात करें, ये कुछ एक बता रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल, आज की जो पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी होती है, इसके ऊपर मतलब मॉडर्न नहीं बोलते, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स हैं, 3rd पीरियड के एलिमेंट, 3rd पीरियड के जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, वही प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट शो करते हैं। इसलिए उन एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन रेट +1 है, सोडियम के उस ग्रुप में बाकी सारी एलिमेंट जो है वो भी +1 ही शो करते हैं। सोडियम का वाटर से रिएक्शन आते हैं, NaOH बनाता है, NaOH के नेचर क्या होते हैं, बेसिक, तो KOH भी बेसिक, RbOH भी बेसिक। सोडियम के कंपाउंड्स मैक्सिमम आयोनिक होते हैं, बाकी सब जो है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके सारे कंपाउंड आयोनिक होते हैं। तो बात यही है, ग्रुप का ऐसा एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो प्रॉपर्टी बाकी सारे एलिमेंट भी शो कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। 3rd पीरियड के एलिमेंट इनर्ट गैस को छोड़कर बाकी सारे। इसके अलावा आज की पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिले जो नेचुरल नहीं थे, मैन मेड थे, रेडियो एक्टिव मिलते हैं। तो जनरली वो एलिमेंट कहां से कहां तक मिले थे, 92 के बाद, 92 पे आता है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव थे, मैन मेड थे, और उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो उन सबको, सभी एलिमेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। 92 के बाद 93 से देख लो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। 118 में से हम कितना लेस कर देंगे, 92 तो कितने बचे, 26। तो टोटल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कितने बचे, 26 एलिमेंट को मतलब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम जो होता है जाना ना, लास्ट कई बार इससे क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम। ओके, तो ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट रहते हैं, और रेडियो एक्टिव भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन था, टेक्नीशियम। और फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड कौन था, प्रोमीथीनियम। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा लेंथेनॉइड जो रेडियो एक्टिव है वो कौन है, रेडियो एक्टिव प्रोमीथीनियम। ओके, ऑल एक्टिनॉइड्स आर, जितने भी एक्टिनॉइड्स सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और ऑल लेंथेनॉइड्स नहीं होते, लेंथेनॉइड में से कौन होता है, प्रोमीथीनियम। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जीरो ग्रुप जो है ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, गैसियस नेचर में हो, तो वो कौन सा था, जीरो ग्रुप होता है। और जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको मिलाकर एक ग्रुप मिला था जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ए। ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो आएगा उन एलिमेंट का, हम आगे जाकर देखेंगे उनकी रेडियस बहुत हाई होती है, मतलब उनका एटॉमिक साइज हाई होता है, और जितना एटॉमिक साइज हाई होगा उतना एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर होगा, और दूरियां बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। किसका अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस से। तो जिसका अट्रैक्शन कम होगा उसको निकालना क्या होता है, इजी होता है, पता है ना।
तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी होगा। इजी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जनरली मेटल्स पे आता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब जो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए वो कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप वाले, इसलिए इनको बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और जस्ट इसका उल्टा, पीरियोडिक टेबल में ऐसा ग्रुप कौन सा है जिसमें जिसमें ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा कौन करता है, तो वो जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन पे इसीलिए तुमने चार्ज क्या देखा होगा, F माइनस देखा होगा, क्लोरीन पे Cl माइनस देखा होगा, ब्रोमीन पे Br माइनस देखा होगा, आयोडीन पे I माइनस देखा होगा। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रहती है, तो ये इसीलिए इनको बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, फिर जो मैंने अभी लाइन बोला था कि ऐसा ग्रुप जिसमें मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट मिलते हैं, कौन सा, जीरो ग्रुप मिलता है। ओके, जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट पे चार्ज जनरली नहीं होता, चार्ज मतलब वैलेंसी नहीं होती, इसलिए इसलिए इनको बोलते हैं अपन जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और जीरो वैलेंसी ग्रुप बोल सकते हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा आज की पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118। 118 में से गैसियस एलिमेंट आपने जो सुने, हाइड्रोजन गैस सुना है आपने, नाइट्रोजन गैस सुना है, ऑक्सीजन गैस सुना है, फ्लोरीन गैस सुना है, क्लोरीन गैस सुना है, और क्या सुना है, इनर्ट गैस सुना होगा, है ना, ये गैस रहते हैं। सीजियम और फ्रेंशियम क्या होता है, लिक्विड होता है। इसके अलावा मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम भी लिक्विड होता है। और ब्रोमीन और गैलियम ये भी पी ब्लॉक के लिक्विड्स होते हैं, ब्रोमीन और गैलियम। इसमें ब्रोमीन ध्यान रखना, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है, तो इसीलिए लाइन लिख रखी है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, ये आपको जानना है। और इनके अलावा 12 एलिमेंट हो गए गैसियस, 6 हो गए लिक्विड। उसके अलावा जो 100 एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सॉलिड। एस ब्लॉक में मेटल है, मेटल जनरली सॉलिड होता है। एस ब्लॉक में मैक्सिमम सॉलिड ही है हाइड्रोजन को छोड़कर। डी ब्लॉक में सारे सॉलिड होते हैं, दो एलिमेंट को छोड़ दो, मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम। और जो अपने नीचे जो एलिमेंट आता है एफ ब्लॉक, उसमें वो भी मेटल है, वो मेटल भी मैक्सिमम सॉलिड रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानना है कि टोटल 180 में से 12 गैस, 6 लिक्विड, 100 क्या होगा, सॉलिड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि ऐसा ग्रुप कौन सा जिसमें सारे गैसेस हो, 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप बोलते हैं। ऐसा पीरियड कौन सा जिसमें मैक्सिमम गैस मिलते हैं, सेकंड पीरियड में। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं जो अपने को याद रखने। थर्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 32। कैसे, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। अब लैंथेनम के ऊपर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 58 से 71, 14 एलिमेंट ये हो गए। और एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, 90 से 103 पे आता है लॉरेंशियम। 14 एलिमेंट से हो गए 14, 14 28, 28 और 4 कितना हो गए, 32। 32 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आते हैं किसमें, थर्ड ग्रुप में, इसलिए इसको लार्जेस्ट ग्रुप बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट जो 100 के बाद मिले थे उसमें, बट उनका नेमिंग पता नहीं थी, नेमिंग करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए IUPAC के अकॉर्डिंग बस ये याद रखना कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में जब भी किसी का एटॉमिक नंबर आपको दे रखा हो, तो एटॉमिक नंबर में अगर 0 आए तो आपको क्या बोलना है, निल। 1 आए तो आपको क्या बोलना है, अन। 2 आए तो क्या बोलना है, बाई। 3 आने पर क्या बोलना है, ट्राई। 4 आने पर क्या बोलना है, क्वाड, क्वाड बोलना है। 5 आने पर क्या बोलना है, पेंट। 6 आने पर क्या बोलना है, हेक्स। 7 आने पर हमें क्या बोलना है, सेप्ट। 8 आने पे हमें क्या बोलना है, ऑक्ट। 7 पे था ना, सेप्ट बोलना है, हेप्ट नहीं बोलना। हेप्टेन वहां पे आता है ओरिजिनल में। 9 को अपन बोलते हैं इन। और इनके सभी के नाम के लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, ईएम। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं,
बोल दे अगर 112 बोल दे आपको, तो 112 में 1 के लिए अन, फिर 1 है अन, अन अन, 2 के लिए बाय, अन अन बायम। नीट में आ रखा है 119 का अभी रिसेंटली, तो 119 अन अन, 9 को क्या बोलेंगे इन, तो अन अन ई नियम बोलते हैं। बोलने में अलग लग रहा है लेकिन ध्यान रखना, अन अन नॉन नियम मत बोल देना, क्योंकि फ्लो में रहता है, नॉन नंबर बोलते हैं ऑर्गेनिक में, तो अन अन क्या बोलते हैं ई नियम। ओके, 115 बोलना है तो अन अन पेंटियम। तो ऐसे अपन सारे कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है, 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है, और 0 के लिए निल लगाना। क्लियर। नेक्स्ट पर अगर बात करें पीरियोडिसिटी, स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज के लिए, तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ये देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमने ये देखा कि जो उनको अरेंज किया गया है ग्रुप की फॉर्म में और पीरियड की फॉर्म में। ग्रुप की फॉर्म में किसको रखा है? जिनके कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं। कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं मतलब कैरेक्टर सिमिलर रहने का रीजन क्या है? कैरेक्टर सिमिलर रहने का रीजन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो उसी पर बेसिस में बोल रहा हूं, जैसे मान लो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनको टॉप से बॉटम रखा गया है। तो टॉप से बॉटम रखा गया है क्योंकि इनके जो कैरेक्टर है, जैसे लिथियम है, लिथियम का भी हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? बेसिक होता है। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? बेसिक होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर बार बार क्या होता है? रिपीट हो रहा है। लिथियम का चार्ज क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, रिपीट होने को अपन बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और रिपीट होने का मेन रीजन क्या होता है? आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिमिलर होना। लिथियम में भी आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2s1, सोडियम में 3s1, 4s1। तो कोई भी ग्रुप के एलिमेंट हो, उनके कैरेक्टर सिमिलर होने का मेन रीजन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिमिलर होना। और वो उसके बाद में एक फिक्स तो नहीं बोलता, एक सर्टेन गैप के बाद एक गैप रहता है। कई बार 8 एलिमेंट का गैप रहता है, कई बार 18 का रहता है, कई बार 32 का रहता है। तो 8, 18, 32 इनको सबको मिलाकर एक बोल दिया गया मैजिक नंबर्स। तो ध्यान रखना है, कैरेक्टर का रिपीट होने को बोलते पीरियोडिसिटी। उसका रीजन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिमिलर मिलना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर ग्रुप में मिलते हैं, पीरियड में नहीं मिलते। पीरियड में तो ऑर्बिट से मिल सकती है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में ग्रुप में। इसीलिए पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट जो है टॉप से बॉटम उनको रखा गया था जिनके कैरेक्टर सिमिलर थे, उन्हें एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो पीरियोडिसिटी का मेन रीजन जो है cause of periodicity. The cause of periodicity in properties is due to the same outermost shell electronic configuration coming at regular intervals. Regular interval के बाद periodic table elements similar properties occurs at intervals. Generally वो intervals 2 elements का, 8 elements का, 18 का, 32 का, इतनों के बाद वो रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने उसको बोलते हैं सर्टेन गैप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। फिर अगर अपन बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? वैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इस चैप्टर पूरे में बहुत ज्यादा काम आएगा। एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में, ठीक है ना, हम अगर बात करें इसके लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम है, तो एटम में आपको पता है सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स। सराउंडिंग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, तो इन ऑर्बिट में भी क्या पड़े रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, मान फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में भी मान लो इलेक्ट्रॉन पड़े 2s2, 2p6। तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन। तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, और साथ में अगर ये इलेक्ट्रॉन इनर बढ़ रहे हैं तो ये न्यूक्लियस को भी क्या करे? घेर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं।
तो इस शील्ड होने को ही अपन बोलते हैं, अगर अगर इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के पास में होंगे वो उसको इस तरह से घेर लेंगे कि वो उसको फील करवाएंगे कि बाहर, हमारे बाद में बाहर आपको अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जितने अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास में होंगे, पास में होंगे तो ज्यादा उनको घेरेंगे, घेरने को अपन बोलते हैं शील्डिंग। और ये शील्डिंग इफेक्ट और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने के बाद में, अब जैसे आपने ये सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर, रिपेल। तो ये जो रिपल्शन है इसको अपन सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा को बोलते हैं स्लैटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्लैटर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहती है फिक्स, स्लैटर कांस्टेंट। तो ये जो सिग्मा है उस अकॉर्डिंग रिपल्शन रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन पे क्या अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन में से इस रिपल्शन को लेस करने के बाद जो रहता है, अट्रैक्शन किसका, प्रोटॉन का, रिपल्शन रिपल्शन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अट्रैक्शन में से रिपल्शन को लेस किया, जो बचा उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लगता ऐसा है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, जैसे अभी मान लो सोडियम ही है, सोडियम के में प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। तो 11 प्रोटॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। वो 10 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो इस इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन का तो क्या है, अट्रैक्शन, और जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, रिपल्शन। लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन कोई फर्स्ट ऑर्बिट में, कोई सेकंड ऑर्बिट में, तो वही बात, ऑर्बिट दूर होगा तो उसका जो वैल्यू है सिग्मा का थोड़ा चेंज होता है, बट रिपल्शन तो रहेगा ना। तो उस अट्रैक्शन में से रिपल्शन को लेस करने के बाद में जो रहता है वो होता है इफेक्टिव अट्रैक्शन। तो इफेक्टिव अट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या पूछते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करते हैं इससे, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में कौन सा, प्लस। प्लस आने से क्या होगा, अट्रैक्शन। रिपल्शन किसी का, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, बाहर वालों पे नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो अंदर वाले बाहर वालों को रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्शन को अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। डिक्रीज डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिक्रीज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो अट्रैक्शन कम हो रहा है किसकी वजह से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन के उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हो या शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो। टोटल रिपल्सिव फोर्स, टोटल जो रिपल्सिव फोर्स है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का, इनर इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसका, इस न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, तो बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये इनका टोटल जो रिपल्शन है उसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। टोटल रिपल्शन बोल दो, टोटल रिपल्शन बोल दो, या शील्डिंग इफेक्ट बोल दो। जो रिपेल करेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है उसको एक कम करेंगे। तो कम करने के बाद में जो रहता है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बाहर वालों को क्या कर रहे हैं, रिपेल, और न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इन्होंने रिपेल किया, अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी दूर चला गया, यहां से यहां पे चला गया, तो डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब अब जो अट्रैक्शन रहा है उसको अपन क्या होता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus, attraction force experienced by valence electrons called Z effect। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जितना भी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे, उस टोटल अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं जेफ। बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल। तो ये जो रिपल्शन है या इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस को घेरना है, इसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज
जो है न्यूक्लियस का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। तो अगर वो अगर जेड हो, रिपल्शन को एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था स्लेटर, तो उसको बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं सिग्मा को। तो जो रियल में ये इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन रहता है, उस अट्रैक्शन को बोलते हैं प्रोटॉन का अट्रैक्शन माइनस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, और टोटल मिलाकर उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इतनी कहानी का मतलब, मेन मोटिव इतना सा ही है, इतना ही ध्यान रखना है अपने को कि एटम है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में सर अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। अगर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस को भी क्या करेंगे? घेरेंगे, शील्ड करेंगे, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करने से अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया तो उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो गया। कम होने के बाद में जो बचा है उसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी सिग्मा की वैल्यू है, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम ऐसा है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को, इसको तो कोई रिपेल करने वाला है ही नहीं, तो रिपेल करने वाला है ही नहीं, तो मतलब वहां पे रिपल्शन को तो अपन बोल रहे शील्डिंग इफेक्ट। तो सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए क्या होगा? 0। बट अगर मान लो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हीलियम है, हीलियम में सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो 0.30 होती है, 0.30। और बाकी अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखते हो, अगर मान लो जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट जो है n बराबर 4, सबसे के आउटर आउटर ऑर्बिट में कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कोई रिपल्शन लगा रहा है, तो यहां से यहाँ जो रिपल्शन लगता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो सिग्मा वैल्यू होती है 0.35। ठीक है, अगर आउटर ऑर्बिट। जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट को अपन बोलते हैं n-1। क्या होता है? n-1। यहां वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको रिपेल कर रहा है तो ये रिपल्शन जो लगता है वो लगता है 0.85, 0.85 जस्ट अंदर वाला। उससे अंदर जितने भी है, ये अगर ये हो गया आउटर ऑर्बिट, ये n-1, फिर n-2, n-3, n-4 जितने भी अंदर वाले हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉन अंदर होगा उतना शील्डिंग बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट को ही तो अपन शो कैसे करते हैं? सिग्मा से। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इसकी जो शील्डिंग है, उसकी जो शील्डिंग रिपल्शन है, वो शील्डिंग की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसके लिए n-2 वाले के लिए, या n-3 जो बहुत ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने कहा जितना न्यूक्लियस के पास में जाएगा उतना घेराव बढ़ेगा। घेराव बढ़ेगा मतलब वो घेराव को अपन बोलते हैं शील्डिंग। तो वो शील्डिंग जो है, इनर इलेक्ट्रॉन जो n-2, n-3, n-4 बहुत अंदर होंगे उनके लिए, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? s और p। ठीक है ना, थोड़ा अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके लिए, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट उस समय किसके लिए निकाल रहे हो? आउटर के लिए। आउटर, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो एस के लिए, तो इसमें यहां जो इलेक्ट्रॉन आउटर, उसको इसी की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करेगा 0.35 से, n-1 वाला 0.85 से, और अंदर वाला होंगे n-2, n-3, उन सबका जो रिपल्शन लगेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो कितना लगेगा? 1। ओके, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ अपन देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में हम जब जेड इफेक्टिव निकालते हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड माइनस सिग्मा, तो मैं एक बताता हूँ एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि मेरे को बोला गया लिथियम, अगर मान लो यहां से लिथियम है, लिथियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। तो इस पूरे कॉन्फिगरेशन में हाईएस्ट एन को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं? आउटर सेल। तो आउटर सेल के लिए तो वैल्यू जो है सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.35। लेकिन ध्यान रखना है अपने को कि जो आउटर सेल है वो खुद को रिपेल थोड़ी कर रहा है। जैसा भी अगर ये हो, इसका डायग्राम है, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले लिथियम के लिए, लिथियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? 3। तो प्रोटॉन जो है अट्रैक्शन तो है 3 जनों का, बट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल ये खुद तो नहीं कर रहा,
तो इसके अलावा रिपेल इसको कौन कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है आउटर ऑर्बिट में। आउटर ऑर्बिट को अपन क्या बोलते हैं, एन, उसे जस्ट अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एन माइनस वन। तो एन माइनस वन में जो रिपल्शन है, एन माइनस वन में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई 0.85, 1.70, ये आ गया इसका रिपल्शन। ये आ गया रिपल्शन। जेड आ गया इसका अट्रैक्शन, जेफ इफेक्टिव अट्रैक्शन। इफेक्टिव अट्रैक्शन क्या होता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है प्रोटॉन का, माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या लग रहा है, रिपल्शन। तो अट्रैक्शन लग रहा है 3 का, रिपल्शन लग रहा है 1.70। तो जो इफेक्टिव अट्रैक्शन लग रहा है वो लग रहा है 1.30। कितना, 1.30। लेकिन अपन सोच क्या रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन कितने हैं, 3। लेकिन रियल में 3 नहीं है, रियल में क्या है, वहां पे 3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन तो है, बट अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी है। तो अट्रैक्शन में से रिपल्शन को लेस करने के बाद जो रहता है तो अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ओके, ये लिथियम के लिए। ऐसे अगर हम और भी एलिमेंट के लिए देखेंगे, एक एलिमेंट और देख लेते हैं, बेरिलियम। क्या हुआ, 1s2 2s2। तो ये किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट एन जो है ये है आउटर ऑर्बिट, उससे जस्ट अंदर वाला क्या हो गया, एन माइनस वन। आउटर ऑर्बिट के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.35। अब आउटर ऑर्बिट में ध्यान रखना है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में भी कितने, 2। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक रिपेल करने वाला ये है, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। बट क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल करेगा क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल नहीं करेगा। तो इसके खुद के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, और इसको अट्रैक्ट करने वाले कौन है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन सारे के सारे, बेरिलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 4। तो अट्रैक्शन तो है 4 प्रोटॉन्स के कारण, रिपल्शन जो है इसी की ही ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये खुद था, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाली ऑर्बिट के लिए, बाहर वाली ऑर्बिट के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.35 इंटू 1। अंदर वाली ऑर्बिट जिसको अपन बोल रहे एन माइनस वन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और यहां वैल्यू कितनी होती है, 0.85, 0.85 मल्टीप्लाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू 0.85 मल्टीप्लाई 2, 1.70, 0.35। तो ये आपके पास आएगा 2.05, 2.05 आपके पास आएगा सिग्मा। जेड इफेक्टिव आपको निकालना है, अट्रैक्शन 4 प्रोटॉन का, रिपल्शन 2.05, ये आ गया 1.95। ये 1.95 जो आता है, 1.95 जो आ रहा है वो आ रहा है जेड इफेक्टिव फॉर बेरिलियम के लिए। अब यहाँ पे आप ये एक चीज ये भी देख सकते हो, देखो लिथियम से अगर अपन बेरिलियम गए, लिथियम का था 1.30, ये आ रहा 1.95। तो इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव, क्या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा, पास में आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पास में आ रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम हो रही है, मतलब रेडियस कम हो रही है। दैट मीन्स पीरियोडिक में अगर अपन लेफ्ट से राइट आएंगे पीरियड में, तो पीरियड में जेड क्या होता है, इंक्रीज, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। तो ये जेड इफेक्टिव के बारे में है। जेड इफेक्टिव में मेनली आपको ये ध्यान रखना है, एकदम नॉर्मल की एटम है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है, प्लस, प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। अंदर और कौन है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से तो है अट्रैक्शन और उन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन,
तो अट्रैक्शन माइनस क्या कर दो, रिपल्शन, अट्रैक्शन माइनस क्या कर दो, रिपल्शन। तो नेट अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो, जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं निकाल रहा था, तो इसको रिपेल बाहर वाला ये भी कर रहा है, अंदर वाला ये दोनों भी कर रहे हैं, खुद को नहीं करना। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अपन निकालते हैं उसको हमें नहीं लेना होता। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर आप देख रहे हो, उस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन खुद को छोड़ना है, उसके अलावा 28 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता है। ओके, जेड इफेक्टिव में जनरली ये भी आएगा, जेड इफेक्टिव अपन ये भी देखेंगे। टॉप टू बॉटम जनरली अपन देखते हैं तो आता है कांस्टेंट आता है, और लेफ्ट से राइट देखने पर जेड इफेक्टिव जैसे आपने अभी देखा, यही बात यही बेटा 0.65 वाली जो बात है। अगर आप देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब की आप वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आई थी 1.30, बेरिलियम की आएगी 1.95, इसके आगे 2.60, 3.25, 3.90। तो इनकी वैल्यू में जो गैप आता है वो आता है 0.65 का। और 0.65 वैल्यू में अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज अगर हो रहा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। तो जेड इफेक्टिव में एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर मान लो किसी भी डिफरेंट आयंस, जेड इफेक्टिव में अगर अपन ये देखते हैं कि मान लो Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम+3, Si+4 अलग अलग आयंस है, और अगर उनमें जेड इफेक्टिव में देखना है तो जेड इफेक्टिव जो आता है पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव बढ़ने के साथ हमेशा डिक्रीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो क्या करते हैं, रिपेल, तो रिपल्सन डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। अट्रैक्शन को तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव। पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर मान लो ये ऐसा बोलना चाह रहा हूं, Na+, Mg+2, Al+3, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, कितने हो गए 10, 12 से 2 कम हो गए 10, 13 से 3 कम हो गए 10। बट प्रोटॉन देखो, 11 प्रोटॉन, 12, 13 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बढ़ने के साथ जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। तो अपन रेडियस में भी इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके लिए और बात करेंगे। तो आप देखते रहिए आर्म्स एकेडमी के चैनल पे, और ऐसे अपन आगे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आईपी, ये सारे टॉपिक बहुत आराम से करेंगे। जेड इफेक्टिव के बारे में भी कुछ अपन और भी देख लेंगे। तो आज अपन इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।